Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों आज हम लोग फिज़िक्स के अपने चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने मिस कर दिए थे मतलब चैप्टर नंबर 8A से उसको पहले कवर करते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8B के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या मिस किया था? देखो, हम लोगों ने कंडक्टेंस क्या है उस चीज़ को मिस किया था। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, है ना। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही बच्चों हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, तो डिफाइन कैसे किया जाता है कंडक्टेंस ना? कंडक्टेंस इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by resistance, that is reciprocal of resistance. Okay, that is 1 by resistance. Okay, अच्छा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? दैट इज 1 by ohm, और वी कैन से ohm inverse. Okay, ohm inverse. Okay. अच्छा, उसके बाद ये बस था बच्चों कंडक्टेंस के बारे में। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आप याद रख सकते हो, डेफिनेशन लिख पूछेगा तो लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, और मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करना है ना? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रेजिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो 1 by ओम, दैट इज ओम इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स। उसके बाद बच्चों जो हमारा है दैट इज ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, और उससे रिलेटेड एक ग्राफ हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो पहले देखो, ओम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में हम उतना ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना जान लो कि ओम्स लॉ के हिसाब से, स्पेलिंग मिस्टेक बड़ा हो रहा है, ओम्स लॉ के हिसाब से दैट इज I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ओके, यानी कि वोल्टेज जितना बढ़ाओगे बच्चों करंट उतना बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अच्छा, एक एग्जाम्पल लेकर के ग्राफ बनाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज कर लो हमने एक सपोज कर लो एक सेल लिया। ओके, एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट किया। ओके, सेल सपोज कर लो कितना है ना, मान लेते हैं हम लोग 5 वोल्ट का। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है सपोज कर लो 5 ओम का। तो करंट कितना फ्लो करेगा ना, हम लोगों को पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V इज़ 5 बाई 5 दैट इज़ 1, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये पहला हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दैट इज़ व्हेन वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट। ओके, तब हम लोग देखें कि करंट कितना है ना, 1 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं बच्चों, बस बैटरी को चेंज कर देते हैं, सपोज 10 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब 10 वोल्ट कर देने से करंट चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप 10 वोल्ट कर देते हो बच्चों, नया करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना हो जाएगा 10 बाई 5 दैट इज़ V बाई आर, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि जब हम लोग वोल्टेज कर दे रहे हैं कितना 10 वोल्ट, तब हमारा करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसे 15 कर दो, 15 वोल्ट, तो आप देखोगे करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन V इज़ 15 वोल्ट एट दैट टाइम करंट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 3 एम्पियर। ओके, सिमिलरली अगर हम इसे 20 वोल्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हम 20 वोल्ट कर देंगे तो करंट विल बी 4 एम्पियर, करंट विल बी 4 एम्पियर। तो व्हेन वोल्टेज इज़
20 वोल्ट, करंट विल बी हाउ मच ना 4 एम्पियर। ठीक है, अब इनको लेकर के अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर इनको लेकर के हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इधर सपोज वोल्टेज लिए, है ना, और इधर सपोज करंट लिए, ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं बच्चों। वोल्टेज देखो 5, 10, 15, 20, तो 5, 10, 15, 20, ठीक है, 5, 10, ये हो गया 15, यहाँ पे 15 और ये 20, ये वोल्टेज है बच्चों, ठीक है। और करंट देखो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 सपोज इस तरीके से, है ना। 1 करंट एम्पियर में है, आई इन एम्पियर एंड वोल्टेज इन वोल्ट। ओके, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ओके, तो 1 हो गया, 2, 3, 4। ओके, अगर ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और दोनों का पावर 1 है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों का पावर 1 है, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है। डिग्री कितना है बच्चों रिलेशन का? पावर 1। पावर 2 होता, क्वाड्रेटिक होता तो ग्राफ कैसा आता? कर्व आता, है ना, पैराबोलिक हो सकता था, ठीक है, बट यहाँ पर तो पावर 1 है, ठीक है। तो 5 वोल्ट में 1 एम्पियर, ठीक है, 10 वोल्ट में 2 एम्पियर, ठीक है, 15 वोल्ट में 3 एम्पियर, ओके, एंड 20 वोल्ट में 4 एम्पियर। ओके, तो जब इनको ग्राफ ऑफ प्लॉट करोगे देन यू विल फाइंड दैट द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अभी कभी कभी हम लोगों से क्या पूछता है कि आई वर्सेस वी ग्राफ हम लोगों को दिया गया है, आई वर्सेस वी ग्राफ, ठीक है। ये आई वर्सेस वी मतलब आई जो पहले लिखा गया बच्चों वो वाई एक्सिस में होता है, जो बाद में लिखा गया वो एक्स एक्सिस में होता है। इतना याद रखोगे, जो पहले लिखा गया वो वाई एक्सिस में, जो बाद में लिखा गया वो एक्स एक्सिस में। आई वी ग्राफ मतलब आई इज़ इन वाई एक्सिस एंड वी इज़ इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो हमें आई वी ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। अब हम लोगों से कभी कभी सवाल पूछता है कि आई वी ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, ठीक है। स्लोप अगर आप लोगों को याद होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो और हम लोग क्लास 9 में मोशन चैप्टर में पढ़े थे बच्चों स्लोप के बारे में, है ना। इस चीज़ को हम मिटाते हैं। तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। मतलब वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। चेंज इन y में क्या है बच्चों? करंट। तो जो भी चेंज आएगा वो करंट में चेंज, दैट इज चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिए? वोल्टेज, है ना। तो करंट बाई वोल्टेज क्या होगा बच्चों? देखो क्या बोलते हैं उसे, B इज इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन पता है, ठीक है। तो V बाई आई इज इक्वल्स टू आर, है ना, V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो I बाई वी होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। ओके, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर, है ना। और हमारा यहाँ पर जो स्लोप निकाल रहे हैं आई वर्सेस वी ग्राफ का स्लोप, वो I बाई वी आ रहा है ना। तो I बाई वी मतलब 1 बाई आर, ठीक है, 1 बाई आर। और अभी हम लोग पढ़े थे बच्चों 1 बाई आर मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस। 1 बाई आर क्या होता है? कंडक्टेंस, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछेगा कि हमारे पास आई वी ग्राफ है, ठीक है, याद रखोगे आई वी बोला होगा और स्लोप निकालने बोलेगा तो कंडक्टेंस, ठीक है। आई वी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो कंडक्टेंस। अगर भी आई ग्राफ होता, अगर यहाँ भी होता यहाँ आई होता तो फिर बच्चों अलग चीज़ निकलता, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज़ कर लो हम लोग क्या करते हैं, तो इतना हो गया, ठीक है। अगर सपोज़ कर लो हम लोग यहाँ पर करंट ना लेकर के यहाँ वोल्टेज लेते और यहाँ वोल्टेज ना लेकर के यहाँ करंट लेते, ठीक है। इन वैल्यूज़ को भी मिटा देते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 10 15 20 कर देते हैं, 5 10 15 20, ठीक है। ग्राफ सेम बनता बच्चों, ग्राफ सेम बनता। हम लोग जो डाटा लिए थे उसके हिसाब से ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। बस एक्स और वाई में इंटरचेंज हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर हमारे पास, तो ये क्लियर हो गया, आई वी ग्राफ था तो स्लोप क्या निकलता है बच्चों? दैट इज कंडक्टेंस, है ना, दैट इज कंडक्टेंस। और अगर सपोज कर लो हमारे पास वी आई ग्राफ है,
अभी कौन सा ग्राफ है, V वर्सेस I, तो V वर्सेस I ग्राफ होगा और उसका स्लोप निकालेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, ना रेजिस्टेंस, क्या पता चलेगा, ना रेजिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज स्लोप का मतलब क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ठीक है। तो यहाँ पे y में तो वोल्टेज है, दैट इज v बाई चेंज इन I इज सपोज I, तो v बाई I इज नथिंग बट r, ओके, v बाई I इज नथिंग बट r। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस I गिव्स अस रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ v वर्सेस I गिव्स अस रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को याद रखोगे बच्चों, है ना। v वर्सेस I ग्राफ दिया गया होगा, उसका स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। I वर्सेस v ग्राफ दिया गया होगा तो उसका स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ओके। ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, दैट इज, आगे क्या है देखो, दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, है ना। सिंपल है, जो रजिस्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है वो ओमिक रजिस्टर, जो रजिस्टर ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है वो नॉन ओमिक रजिस्टर्स, है ना। तो हम लोग ओमिक रजिस्टर्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ओमिक रजिस्टर्स कौन है, ना दोज कंडक्टर्स, अब बोलोगे सर यहाँ पर रेजिस्टर्स लिखे, यहाँ कंडक्टर्स लिखे, बच्चों कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस होता है ना, कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस होता है, ओके। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली, बट दैट डजंट मीन कि इट डज नॉट हैव रेजिस्टेंस, ओके, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज कॉपर और सिल्वर में फिर डिफरेंस क्यों है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर वेरस कॉपर इज़ द सेकंड बेस्ट कंडक्टर, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है और कॉपर का रेजिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कंडक्ट तो दोनों ही करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस भी दोनों के पास है, सबसे कम रेजिस्टेंस जिसके पास होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, है ना। तो इसी के लिए रजिस्टर और यहाँ पर कंडक्टर के बीच में वो वर्ड इंटरचेंज कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। हालांकि अगर स्ट्रिक्टली रजिस्टर्स के बारे में बात किया जाएगा तो रजिस्टर्स हम लोग बनाते हैं, उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, एलॉयज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेटल डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, ओके, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो दोज कंडक्टर्स विच ओबे, दोज कंडक्टर्स which obey Ohm's law, which obey Ohm's law are called ohmic resistors, are called ohmic resistors, है ना। जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं बच्चों वो ओमिक रेजिस्टर्स, और इन्हें लीनियर रेजिस्टर्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लीनियर रेजिस्टर्स, है ना। बिकॉज इनका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओमिक रेजिस्टर्स का ग्राफ कैसा बनेगा ना, द ग्राफ प्लॉटेड between, the graph plotted between V versus I or I versus V, okay, V versus I or I versus V for such conductors is a straight line, is a straight line, okay, is a straight line, ठीक है। तो ओमिक रेजिस्टर्स यानी कि जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं बच्चों, उनका जो ग्राफ बनाओगे किसके किसके बीच में, वोल्टेज और करंट, या फिर करंट और वोल्टेज के बीच में, तो वो कैसा बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल, ओमिक रेजिस्टर्स के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, है ना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं निक्रोम, दैट इज ए एलॉय ऑब्वियसली, एंड निक्रोम इज अ रेजिस्टर, ओके। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
उसके बाद वायर्स में बच्चों सारे वायर्स लगभग सिल्वर हो गया है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ओम्स लॉ को ओबे करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, अदरवाइज ओम्स लॉ ऐसे भी ओबे नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, ओके, एंड आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स, ओके, एंड देयर graph is A. The graph plotted between V versus I or I versus V for such conductor is a straight line, okay. Examples आप देख सकते हो, निक्रोम, that is an alloy, okay, ये एक एलॉय है बच्चों, ठीक है। जनरली निक्रोम हम लोग कहाँ पर देखते हैं, निक्रोम आप कहाँ पर देखोगे ना, हीटर्स वगैरह में देखोगे, है ना, रूम हीटर, ओके, रूम हीटर्स में जो कॉयल होते हैं, ठीक है, वो निक्रोम के बने रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये लोग ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। फिर नॉन ओमिक रेजिस्टर्स कौन है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते और उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होगा, कैसा होगा, कर्व्ड, ठीक है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर ये देखो, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, है ना, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। नॉन ओमिक रेजिस्टर्स कौन है बच्चों ना, द कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law, which do not obey Ohm's law are called non-ohmic resistors, ओके, और नॉन लीनियर रेजिस्टर्स भी नहीं कहते हैं, नॉन लीनियर, है ना, वो लीनियर थे, ये नॉन लीनियर रेजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बच्चों, हाँ, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इनका ग्राफ कैसा होता है, द ग्राफ ऑफ द ग्राफ प्लॉटेड between V versus I or I versus V of non-ohmic resistors will be a curve होगा बच्चों। अगर इसका I versus V या फिर V versus I बनाओगे तो कैसा होगा, कर्व होगा, कैसा होगा, कर्व होगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक कर्व बनाना है, आई वी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ आई लिख सकते हो, जो भी करोगे कर्व ही आएगा, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके, क्योंकि बहुत बार बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ओमिक रजिस्टर है, कौन सा नॉन ओमिक रजिस्टर है, या गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ओमिक रजिस्टर एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। तो एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके, एग्जाम्पल्स याद रखोगे, जैसे कि डायोड, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, LED बच्चों, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक नॉन ओमिक रजिस्टर है ना, विच काइंड ऑफ रजिस्टर इट इज़, नॉन ओमिक। उसी तरीके से बच्चों सोलर सेल, ओके, सोलर सेल भी एक नॉन ओमिक रजिस्टर है। उसके बाद जंक्शन डायोड, ठीक है, अगेन ए डायोड, जंक्शन डायोड, जैसे वो क्या था, लाइट एमिटिंग डायोड, उसी तरीके से एक डायोड होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं जंक्शन डायोड, ओके, ये भी नॉन ओमिक रजिस्टर है। उसी तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर, ओके, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ओके, फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो एग्जाम्पल्स याद रखोगे, डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा उनका ग्राफ कैसा होगा, और उनके साथ में एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, उनके साथ में एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, ओके ओके। इनके ग्राफ में एक और डिफरेंस है बच्चों, वो क्या है, ग्राफ में एक और डिफरेंस है, वो क्या है, देखो शॉर्टकट में बताते हैं। यहाँ पर जो ओमिक रेजिस्टर्स हैं, ओमिक रेजिस्टर्स, उनके ग्राफ, ठीक है, ओमिक रेजिस्टर्स के जो ग्राफ हैं
वो हमेशा कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। ओमिक रजिस्टर्स के जो ग्राफ हैं वो हमेशा कहाँ से पास करते हैं, ऑलवेज passes through origin, always passes through origin, ओके। मतलब आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमेशा ग्राफ ऑरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। बट नॉन ओमिक रजिस्टर्स का, नॉन ओमिक रजिस्टर्स का क्या है बच्चों, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनका जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास करे। ग्राफ ऑरिजिन से पास कर भी सकता है। द ग्राफ मे और मे नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, ओके, पास थ्रू द ऑरिजिन, ओके। मतलब ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऑरिजिन से भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है बच्चों, है ना। ऑरिजिन से पास करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर हम लोगों को जैसे सपोज कर लो निकालना है स्लोप, तो कैसे निकालेंगे ना, बाई फाइंडिंग द टेंजेंट, बाई फाइंडिंग द टेंजेंट, ओके, बाई फाइंडिंग द टेंजेंट, ठीक है। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए ऐसे ग्राफ का, कर्व ग्राफ होगा बच्चों, कभी भी तुम्हें स्लोप निकालना है, स्लोप जैसे इस कर्व का हम लोगों को स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो टेंजेंट बना करके निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बना करके निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी तो लगभग सारा चीज़ पढ़ा दिया गया था। कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, कंडक्टेंस पढ़े, कंडक्टिविटी नहीं पढ़े। जैसे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसे कहते हैं, ओके। और उसी तरीके से है बच्चों कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, देखो, the reciprocal of specific resistance, okay, the reciprocal of specific resistance is known as conductivity, okay। तो रेजिस्टिविटी का आपको याद है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर एल बाई ए, ठीक है, सॉरी आर ए बाई एल, ओके। तो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है बच्चों, दैट इज इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एल ऊपर चला जाएगा, आर ए नीचे आ जाएगा, एल बाई आर ए, ठीक है। What is this symbol known as sigma, okay, this is known as sigma, okay, symbol का नाम क्या है, sigma। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, जस्ट रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था बच्चों, ओम मीटर, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके। अच्छा, तो ये है बच्चों कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हो गया हमारा, दैट इज़ कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ये पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है ये, देखो बच्चों अलग अलग जगह पर हम लोगों को अलग अलग तरह के वायर्स यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। जैसे सपोज़ कर लो आपको एक छोटा सा सपोज़ कर लो कोई डिवाइस है ना, उसे ऑपरेट करना है, तो एक पतले वायर से भी काम बन सकता है।
लेकिन जैसे सपोज़ कर लो मोटर है, जनरेटर है, उन्हें चलाने के लिए हमें बड़े मोटे वायर्स लेने पड़ते हैं। एंड अगेन जैसे सपोज़ कर लो हम लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो हम लोगों को उसके लिए अलग से वायर लेना पड़ता है, टंगस्टन वायर लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन लेवल ये सब डिफरेंट होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता। उसी तरीके से हीटिंग एलिमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसका हम लोग वायर ऐसा चूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए हमारा जो वायर का सिलेक्शन होना चाहिए, वायर का जो चॉइस होना चाहिए वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला that is the wires used for electrical connections और पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और पावर ट्रांसमिशन में जो वायर यूज़ किया जाता है बच्चों वो कैसा होना चाहिए, ये वायर्स का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे, ठीक है। जब भी हम लोग पावर एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि लॉसेस हों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जब पहुँचे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आकार में ही पहुँचे, हमें हीट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं चाहिए, हम यही चाहेंगे कि करंट ईजीली फ्लो करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और पावर ट्रांसमिशन के लिए जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, सच वायर्स should have negligible resistance, okay, should have negligible resistance, जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, करंट कैन फ्लो इजीली, करंट ईजिली फ्लो होगा तो क्या होगा बच्चों, लेस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। थोड़ा रेजिस्टेंस का कंसेप्ट याद करो, अगर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर टकरा करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलिजन होता है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम तो नहीं चाहते ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन, एक जगह से पावर को दूसरे जगह भेजना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो करंट है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए वायर्स ऐसा चूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजीली फ्लो करेगा, यानी कि मतलब उतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं मिल रहा है, टकरा नहीं रहे हैं, करंट आराम से फ्लो कर रहा है। अगर आराम से फ्लो करेगा, टकराएगा नहीं, तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स हमारा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों पावर ट्रांसमिशन में हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होना इज कंसिडर्ड एज एनर्जी लॉस, है ना। सपोज कर लो आप संबलपुर से केओंझर पावर भेज रहे हो, ठीक है, और वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके वजह से पूरे रास्ते वायर गर्म हो चुका है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। उस वायर में हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ बच्चों, क्या वो हमारे किसी काम का है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। तो वो पूरा का पूरा एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ, रूम हीटर में जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे लिए काम का है। जब हमारे वाटर हीटर हो या फिर कुकिंग हीटर हो, इन सब में जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे काम का है। लेकिन पावर ट्रांसमिशन में अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वायर्स में, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो एनर्जी लॉस के आकार में कंसिडर किया जाएगा। दैट इज़ वाई हम लोगों को बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसे वायर्स लें जिनका रेजिस्टेंस कम से कम हो। यहाँ तो नेग्लिजिबल लिखा है, बट नेग्लिजिबल किसी का होता नहीं है, तो कम से कम हो, ठीक है, ताकि करंट आसानी से फ्लो कर सके। करंट आसानी से फ्लो करेगा तो बच्चों लेस हीट विल बी प्रोड्यूस एंड एनर्जी लॉस विल बी मिनिमाइज्ड, है ना, मिनिमाइज्ड, ओके, एनर्जी लॉस विल बी मिनिमाइज्ड। अच्छा, तो फिर कौन से वायर्स हम लोग चूज़ करेंगे पावर ट्रांसमिशन के लिए? जनरली हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम, है ना। तो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है।
कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में अगर चूज़ करना हो तो कॉपर, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में अगर चूज़ करना हो तो कॉपर। आप देखते होगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में वो देते हैं मेड अप ऑफ 100% कॉपर। कॉपर को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? बिकॉज कॉपर से बना हुआ इलेक्ट्रिकल डिवाइस ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। कॉपर का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छा है, लॉन्जिटिविटी भी अच्छा है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक भी काम करता है, पावर कंज्यूम कम करता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। बट हाँ, एल्यूमिनियम हर जगह हम लोग कॉपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर इकोनॉमिकल मतलब एस्पेक्ट भी हम लोगों को देखना रहता है। तो कई जगह पर हम लोग कॉपर ना यूज़ करके एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको फर्दर क्या करना है, रेजिस्टेंस को और घटाना है ताकि करंट और आसानी से फ्लो कर सके, तो आप क्या करो, यूज़ करो थिक वायर्स, है ना। थिक वायर्स थिक होंगे बच्चों तो एरिया बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रॉ L/A। एरिया के साथ रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा बच्चों तो करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा, है ना। तो इसी के लिए पावर ट्रांसमिशन में जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं थिक वायर्स, वाई, बिकॉज थिक वायर्स हैव लार्जर एरिया, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया बढ़ेगा तो हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रॉ L/A। एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटा तो करंट इजीली फ्लो किया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस तरीके से इंटर रिलेट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दैट इज रेजिस्टेंस वायर, है ना। नेक्स्ट क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को मतलब ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे वायर्स के लिए हम लोग मतलब ऐसे चीज़ों को स्टैंडर्ड रजिस्टर हमें बनाना है तो हम कैसा वायर चूज़ करेंगे ना, इन सच केसेस वायर्स of high resistance, wires of high resistance, okay, is chosen, okay। तो और इनका रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिस्टेंस is almost independent of temperature, टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट ना करता हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। ऐसे वायर्स के एग्जाम्पल बच्चों क्या है ना, alloys such as मैंगनीन, ओके, और क्या है, कॉन्स्टेंटन, और क्या है बच्चों, निक्रोम, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन ही दिया है, ओके। अच्छा, दे हैव, इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बच्चों, they have high specific resistance and their resistivity does not change with temperature। ये क्राइटेरिया फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनका रेजिस्टेंस, मैंगनीन का और कॉन्स्टेंटाइन का रेजिस्टेंस बच्चों टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके हम लोग रजिस्टर्स बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि सर रजिस्टर क्यों बना रहे हैं हम लोग क्यों करंट को अपोज करना चाहते हैं, तो उसका भी जवाब है बच्चों। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल, है ना। अब बच्चों मोबाइल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैमरा होता है ना,
मोबाइल में क्या क्या होता है, कैमरा होता है, ठीक है, और क्या होता है, उसका खुद का एक स्क्रीन डिस्प्ले होता है जो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, जब आप चाहो तब वो क्या होता है, स्क्रीन डिस्प्ले ऑन हो जाता है, ठीक है, आप लॉक कर दो तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए करंट चाहिए, चाहिए या नहीं? कैमरा को ऑपरेट करने के लिए करंट चाहिए। आप देखे होंगे जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, है ना, तो बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि नहीं? जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तब बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। दैट मीन्स कैमरा जब ऑन होता है बच्चों, बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, यानी कि बैटरी से करंट ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसके वजह से जल्दी जल्दी बैटरी ख़त्म होता जा रहा है। और जब हम लोग नॉर्मल स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं अपने फ़ोन को, कैमरा ऑफ है, नेट इंटरनेट ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, सिर्फ डिस्प्ले चल रहा है, ठीक है, कभी कभी बीच बीच में देख रहे हैं डिस्प्ले को, ठीक है, तो तब करंट कम कंज्यूम होता है। दैट मीन्स कभी हम लोगों को कैमरा के पास करंट ज़्यादा भेजना है और स्क्रीन का डिस्प्ले के लिए जो करंट भेजना है वो कम भेजना है, तो हमें इंटेंशनली करंट को कम करना पड़ेगा। और करंट को कम करने के लिए हम रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या यूज़ कर सकते हैं? रजिस्टर्स आप देखे होंगे, अगर पता नहीं देखे हो या नहीं, इस तरीके के छोटे छोटे मतलब रजिस्टर्स लगे रहते हैं किसके अंदर ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, दीज आर द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। ओके, अच्छा, ये हो गया बच्चों। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हमें बनाना होगा तो हम ऐसे मटेरियल का मतलब सिलेक्शन करेंगे, ऐसे मटेरियल को चूज़ करेंगे जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। दूसरा चीज़, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना होता हो, ठीक है, बिकॉज आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल गर्म हो जाता है, मान लो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सपोज कर लो चेंज हो गया, मतलब जितना रेजिस्टेंस उसे देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहा है, तो फिर जितना करंट पहुंचना चाहिए वो भी नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ऐसे डिवाइसेस में इनका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है बच्चों। उसके बाद चॉइस ऑफ मटेरियल में फ्यूज़ वायर, ठीक है। फ्यूज़ वायर बच्चों कैसे मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूज़ वायर बनता किसका है पहले वो जान लो ना। ये बनता है हम लोगों का एलॉय है, ठीक है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ओके, लेड एंड टिन। लेड एंड टिन क्यों यूज़ करते हैं? फ्यूज़ के बारे में बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, इसी के लिए अभी हम थोड़ा सा ही बस बता रहे हैं। देखो, फ्यूज़ वायर जो है ना, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, या फिर सेफ्टी वायर है। ये हमें क्या बोल सकते हो, एक्सेस करंट से बचाता है, ठीक है, हमारे डिवाइसेस को, ठीक है। तो कैसे बचाएगा ना, सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर मान लो हमारे सर्किट में, जैसे सपोज कर लो आपका मतलब टीवी है, टीवी में ऑल ऑफ ए सडन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट चला गया तो टीवी ख़राब हो सकता है ना। दैट मीन्स हम लोगों को टीवी के कनेक्शन से पहले एक फ्यूज़ वायर लगाना पड़ेगा, और वो फ्यूज़ वायर का एक लिमिट होता है कि वो मैक्सिमम इतना ही करंट जाने देगा, ठीक है। अब अलग अलग फ्यूज़ वायर आते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर वाले फ्यूज़ वायर, मतलब एक 3 एम्पियर का फ्यूज़ वायर है, मतलब वो अपने थ्रू मैक्सिमम 3 एम्पियर का करंट ही अलाउ करेगा। उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो फिर क्या हो जाएगा ना, वो मेल्ट कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बनाते हैं एलॉय, फ्यूज़ वायर बनाते हैं। फ्यूज़ वायर एक एलॉय से बनता है बच्चों, दैट इज़ लेड एंड टिन के एलॉय से, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि वो मेल्ट करे, और मेल्ट हो जाएगा तो तार टूट जाएगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारा डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों कि इसका क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस शुड बी मोर। ओके, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट ज़्यादा हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा ना, वो जल्दी से मेल्ट हो पाएगा, ठीक है। तो फ्यूज़ वायर हम लोग लेड और टिन का बनाते हैं बच्चों। उसका क्यों बनाते हैं लेड और टिन का? लेड और टिन का जो एलॉय है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दो कारणों की वजह से हम लोग फ्यूज़ वायर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। काम क्या है फ्यूज़ वायर का? एक्सेस करंट को रोकता है, सेफ्टी वायर है बच्चों, है ना। फ्यूज़ वायर
जो है वो एक सेफ्टी वायर है, बिकॉज ये हमारे डिवाइसेस को, इवन हमें भी बहुत सारे सिचुएशंस में ये बचाता है, ठीक है, करंट लगने से, ठीक है। फॉल्ट हो जाएगा तो करंट लग सकता है, फ्यूज़ वायर बचाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें बल्ब का फिलामेंट बनाना है, ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे, कौन सा वायर चूज़ करेंगे फिलामेंट बनाने के लिए? फिलामेंट ऑफ बल्ब, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। फिलामेंट बनाने के लिए बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन वायर। आपसे पूछेगा क्यों यूज़ करते हैं टंगस्टन वायर, ठीक है। एक तो टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो फिलामेंट बल्ब वगैरह होते हैं बच्चों, वो जब मतलब जब वो लोग ऑपरेटेड कंडीशन में रहते हैं, जब वो लोग काम कर रहे होते हैं, तब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इतना ज़्यादा हीट, टेम्परेचर अराउंड 2400 डिग्री सेल्सियस होता है, उतने टेम्परेचर में वायर मेल्ट कर सकता है। तो हमें ऐसा वायर यूज़ करना है फिलामेंट बनाने के लिए जो मेल्ट ना करे उतने टेम्परेचर पे, ठीक है। इसी के लिए हम लोग टंगस्टन वायर का सिलेक्शन करते हैं, बिकॉज टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और एक रीज़न भी है जो नहीं दिया है आपके बुक में, कि टंगस्टन वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा ना, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट भी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल स्टार्ट टू get converted into other form of energies, and mostly in the form of heat and light, mostly in the form of heat and light, ठीक है। अच्छा, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब हम लोग किससे बनाते हैं? टंगस्टन वायर से। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, ओके। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट का देखो बच्चों क्या है। हीटिंग एलिमेंट जैसे आप जानते होंगे, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये सब हीटिंग एलिमेंट है। तो इसमें हम लोग जनरली निक्रोम वायर यूज़ करते हैं। कौन सा वायर? निक्रोम, ठीक है, निक्रोम वायर इज़ यूज्ड, ओके। आपसे पूछा जाएगा क्यों निक्रोम वायर? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, हीटिंग एलिमेंट है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखोगे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकदम खतरनाक तरीके से वो हीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, इनका जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है, ये भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक चीज़ है इनका बच्चों कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देखोगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। आप देखोगे बच्चों कि जब क्या बोलते हैं हीटर वगैरह जब इनिशियली मतलब स्विच ऑन करते हो तो वो धीमे धीमे ग्लो करते हैं और फिर एकदम रेड हॉट हो जाते हैं। बिकॉज जैसे जैसे ग्लो करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है ना। जितना उनका रेजिस्टेंस है ऑफ कंडीशन में उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो और हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो दैट इज़ वाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एप्रिसिएबली, ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एप्रिसिएबली, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, ठीक है। एंड निक्रोम वायर का हैज़ हाई रेजिस्टेंस और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख सकते हो, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निक्रोम वायर यूज़ करते हैं किसमें ना, हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि हो गया हीटर, ठीक है, और क्या है टोस्टर, ठीक है, ओवन, और बाकी आप जानते ही होंगे जैसे कि वो आयरन प्रेस करने वाला जो आयरन आता है उसके अंदर जो कॉयल रहता है वो भी निक्रोम का ही बना रहता है, ओके। तो वो भी एक हीटिंग एलिमेंट ही है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या है ये सुपर कंडक्टर्स? देखो सुपर कंडक्टर्स क्या है बच्चों ना, जब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, तो इसका मतलब वाइस वर्सा भी तो ट्रू होगा, यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करना चाहिए, और ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। जब अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि करंट के फ्लो को अपोज करने वाला कोई होता ही नहीं है,
है ना। अगर कोई अपोज नहीं करेगा बच्चों तो क्या होगा, करंट एक बार सेटअप हो गया ना, जैसे वैक्यूम में अगर हम बोलेंगे, आप इमेजिन करो, रिलेट करो पढ़ाई को, अगर हम बोलेंगे हम वैक्यूम में एक पेंडुलम लेकर के गए और पेंडुलम को एक बार फोर्स दे दिए तो वो ज़िंदगी भर वैसे ही मूव करता रहेगा, पेंडुलम है, होगा या नहीं। आपको बस स्टार्टिंग में फोर्स देना है, उसके बाद वो चलता रहेगा, बिना रुके चलता रहेगा, है ना। न्यूटन का लॉ है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है। ए बॉडी कंटिन्यूज टू मूव, कंटिन्यूज इट्स मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये तो पता है ना सबको। अच्छा, अब जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। रेजिस्टेंस ज़ीरो मतलब कोई करंट को रोकने वाला नहीं, कोई करंट को रोकने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब आप एक बार बैटरी लगा दो, ठीक है, बैटरी क्या करेगा, एक बार करंट फ्लो करा देगा, ठीक है, उसके बाद आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, करंट फ्लो होता रहेगा, वायर बस रहना चाहिए, करंट चलता रहेगा, ठीक है। वायर तोड़ दोगे तो फिर करंट तो पाथ ब्रेक हो गया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, ठीक है। टेम्परेचर और घटाते जाएंगे, टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो क्या होता जाएगा ना, रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा दिए तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ये स्पेलिंग आज रात में पूरा एकदम गलत हो रहा है, सही लिखे थे क्या रे, नेग्लिजिबल, हाँ सही लिखे थे, ओके। देखो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होता कब है, टेम्परेचर बहुत कम करने पर, है ना। जैसे कि मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो मर्क्यूरी 4.2 केल्विन पे, ठीक है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से लेड, अगर हम लोग बात करेंगे लेड, ठीक है, लेड जो है वो 7.25 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से नियोबियम, ठीक है, नियोबियम का सिंबल जो है वो हमें भी याद नहीं है, ठीक है, नियोबियम, ठीक है, उसका बच्चों 9.2 केल्विन में वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। 4.2 केल्विन मतलब समझ रहे हो, ये लगभग कितना है बच्चों, -268.8 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर है ना, -69.4, हाँ ठीक है, -68.8 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। दैट इज़ वाई हम लोग अभी तक सुपर कंडक्टर प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना कम टेम्परेचर -268.8 डिग्री सेल्सियस, आप समझ रहे हो, इतने कम टेम्परेचर पर लेकर जाने के लिए हमें कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। पता चला सुपर कंडक्टर बनाने में जितना, मतलब सुपर कंडक्टर को अचीव करने में जितना हमें एनर्जी खर्च करना पड़ गया, उससे अच्छा तो हम ऐसे ही कॉपर में ही काम चला लेते हैं, कि नहीं। तो ये था बच्चों सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर घटाने पर मतलब क्या होगा ना, उनका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। आप टेम्परेचर बहुत कम कर दो तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या ज़ीरो के आसपास हो जाएगा, और अगर ज़ीरो हो गया मतलब करंट को कोई रोकने वाला नहीं, एक बार करंट सेटअप कर दो फिर उसके बाद वो चलता ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोग एग्जाम्पल भी देखें, कौन सा वायर, कौन सा मटेरियल कितने टेम्परेचर पर मतलब लगभग एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो किया गया है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। लैब में ये सब छोटा मोटा मतलब छोटे आकार में थोड़ा सा मर्क्यूरी लेकर के टेम्परेचर वहाँ पर कम कर सकते हैं हम लोग, है ना, वो सेटअप करके हम लोग 4.2 केल्विन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होगा कि वही मर्क्यूरी सुपर कंडक्टर बन जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए या फिर कोई ऐसा हम लोगों को क्या बोल सकते हो आइडिया मिल जाए जिसमें हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। हम लोग एनर्जी बहुत बचा लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा एनर्जी दे दो, एक बार करंट फ्लो हो गया वो चलता ही रहेगा बच्चों और रुकेगा नहीं। तो ये है बच्चों सुपर कंडक्टर्स। तो ये 8A के वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग नहीं कवर किए थे बच्चों, है ना। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना। और जो भी क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो बच्चों। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8B जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।